हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। सो ऑनेस्टली मैंने प्लान नहीं किया था कि दो गौरैया के क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट टू बनाऊंगी, बट वन ऑफ यू कमेंटेड एंड रिक्वेस्टेड फॉर इट, सो हियर वी आर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 2, दो गौरैया क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2। सो इस पार्ट में हम बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन अ वेरी सिंपल, इजी और एग्जाम फ्रेंडली लैंग्वेज। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले वो जरूर चेक कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 8 हिंदी मल्हार नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 2 एंड कंप्लीट दिस चैप्टर टुगेदर। यहाँ पर कहानी की रचना से बाकी था, तो इसमें बोला गया है कि कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। सो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो वाक्य है हमारे चैप्टर से, सो ये जो लाइन है ना, इसमें बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया, स्टार्टिंग में कैसा था और फिर एंड में कैसा हुआ। सो इस प्रकार ये जो वाक्य है ये विशेष वाक्य है, ठीक है। सो इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। अब आगे हमसे बोला गया है, आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। तो ऐसी ही विशेषताएं हमें इस चैप्टर में ढूंढनी है और उसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। सो कैसे बना सकते, देखिए। कहानी की विशेषताएं क्या क्या है कि कहानी रोचक और हास्यपूर्ण है। इसमें पशु पक्षियों का मानवीकरण मतलब ह्यूमन बिहेवियर दिखाया गया है। संवाद मतलब डायलॉग्स का अच्छा प्रयोग हुआ है। कहानी में भावनात्मक बदलाव मतलब चेंज ऑफ एटीट्यूड दिखाया गया है। और वर्णन बहुत जीवंत मतलब लाइवली डिस्क्रिप्शन है। और अंत में सीख भी मतलब मॉरल भी दी गई है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर आपको लिखने हैं। तो देखिए कुछ विशेषताएं ना यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। ये कहानी की विशेषताएं हैं और इस कॉलम में कहानी में से उदाहरण लिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब इमेजिनेशन करके बढ़ा चढ़ा करके कहना। सो कौन सा सेंटेंस, ये सेंटेंस है स्टोरी में। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। तो ये कैसे इमेजिनेशन है और काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा करके इसमें कहा गया है, ठीक है। चलिए सो अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। इसमें बोला है हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो ये कैसे हुआ है, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। यहाँ पर माँ का ये कहना ना बहुत हास्यपूर्ण है, ठीक है। सो हमें हंसी मजाक वाला ही लिखना था। नेक्स्ट देखिए, सोचा कुछ और हुआ कुछ और। तो इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है चैप्टर में वो है, पिताजी सोचते हैं कि वे गौरैयों को भगा देंगे, लेकिन वे बार बार वापस आ जाती हैं। तो यहाँ पर सोचा कुछ और हुआ कुछ और। नेक्स्ट है, दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। दूसरों के मन में क्या भाव है ये बताना। तो ये किस सेंटेंस से पता चलता है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। चूहे के व्यवहार से लेखक ने अनुमान लगाया कि उसे बहुत गर्मी लगती होगी। नेक्स्ट देखिए, किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना मतलब जिसने जैसा कहा है उसी के शब्दों में लिखना। तो ये किससे समझ में आता है, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। एक्चुअली लेसन जो है, जो चैप्टर है वो लेखक बता रहा है, बट ये सेंटेंस किसका है, पिताजी का। तो लिखा भी वैसे ही है, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट है, किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। मतलब कोई प्राणी है, ठीक है, तो उसके कार्य को कोई अन्य नाम दे देना। ये किस सेंटेंस से पता चलता है, वह शोर मचता है पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। मतलब चहचहाने को यहाँ पर गाना कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने किससे कोई बात कही, ये सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। मतलब किसी ने किसी से कोई बात कही है और ये सीधे सीधे बताए बिना उसको संवाद के फॉर्म में लिखना। तो ये किस सेंटेंस से पता चलता है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो माँ की बातों के माध्यम से स्थिति समझाई गई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है पार्ट से आगे। इसमें बोला है, क प्रश्न है, गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी।
आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या-क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन-कौन से भाव दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या करेंगे? मैंने अपने घर के आसपास पक्षियों को घोंसला बनाते, दाना चुगते, उड़ते और अपने बच्चों को खाना खिलाते देखा है। ये सभी ने देखा होगा, ठीक है? तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे और उनके व्यवहार में प्रेम, लगाव, मेहनत और अपने परिवार की देखभाल का भाव दिखाई देता है। ठीक हो गया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख-देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गौरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? तो यहाँ पर देखिए चैप्टर में हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में पिताजी गौरैयों को भगा रहे थे, है ना? और फिर एंड में क्या करते हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य पर्सन के साथ साझा करते हैं मतलब शेयर करते हैं उनके बारे में आपको बताना है। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पर्सन ही हो, कोई बर्ड, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर सबका डिफरेंट होगा। एक सैंपल आंसर देखते हैं। हाँ, मैं अपनी किताबें और खिलौने अपने भाई-बहनों या फिर दोस्तों के साथ साझा करती हूँ। कभी-कभी समस्या होती है लेकिन हम बात करके और बारी-बारी से उपयोग करके उसे हल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। परिवार के लोग गौरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। जो परिवार के लोग थे वो गौरैयों को वहाँ से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एंड में क्या होता है गौरैया के बच्चे दिखते हैं वहाँ पे, है ना? तो पिताजी का दृष्टिकोण जो है ना वो बदल जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? तो इस क्वेश्चन का भी सबका डिफरेंट आंसर होगा। एक सैंपल आंसर देखते हैं। हाँ, एक बार मैं एक आवारा कुत्ते से डरती थी, लेकिन जब देखा कि वह शांत और दोस्ताना है, तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया और मैंने उससे डरना छोड़ दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चिड़ियों का घोंसला। इसमें बोला है घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग-अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपने चूजों को पालते हैं। तो क्या बताया गया है कि घोंसला बनाना चिड़ियों का जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, जितनी भी चिड़िया होती हैं। और विभिन्न पक्षी मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं, अलग-अलग तरह के घोंसले बनाते हैं, सभी बर्ड्स के अलग होते हैं। सो इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और फिर अपने चूज़ों को पालते हैं मतलब जो नन्हे-नन्हे बच्चे होते हैं ना उनको पालते हैं वहाँ पे। तो क प्रश्न में बोला है अपने आस-पास विभिन्न प्रकार के घोंसले आपको ढूँढने हैं, मिल जाएँगे आपको, पेड़ों पर ज़्यादातर होते हैं और उन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका मतलब ये जो टेबल है यहाँ पर इसको आपको पूरा करना है। सावधानी क्या बताई है? उन्हें हाथ ना लगाएँ अन्यथा पक्षियों, उनके अंडों और आपको भी खतरा हो सकता है। ओके, सो जो घोंसले हैं वहाँ पे आपको हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप हाथ लगाओगे तो जो बर्ड्स होते हैं उनके अंडों को भी खतरा होता है, ठीक है? और आपको भी खतरा हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर देखिए नंबर्स लिखने हैं, आपने कितने घोंसले देखे हैं, फिर घोंसले को कहाँ देखा वो भी लिखना है, घोंसला किन चीज़ों से बनाया गया था वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, घोंसला खाली था या नहीं ये लिखना है और घोंसला किस पक्षी का था ये भी हमें लिखना होगा, ठीक है? चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर घोंसला कहाँ देखा? पेड़ की डाल पर, ऐसा लिख सकते हैं, ज़्यादातर पेड़ पर होते घोंसले। अब किसका बना हुआ देखा? सूखी टहनियाँ और पत्ते का। घोंसला खाली था या नहीं? तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे और घोंसला किस पक्षी का था? गौरैया का था। नेक्स्ट लिखेंगे घर की छत या फिर रोशनदान में, ठीक है? नेक्स्ट घोंसला किससे बना हुआ था? घास, धागे या रुई से। घोंसला खाली था या नहीं? नहीं था। और घोंसले में कौन था? कबूतर था, तो ये कबूतर का घोंसला। नेक्स्ट है बिजली के खंभे पर। अब बिजली के खंभे पर देखिए कौन-सा बर्ड बनाता है? किससे बना हुआ है? टहनियाँ और कागज के टुकड़े। घोंसला खाली था या नहीं? हाँ, खाली था, ठीक है? अब घोंसले में कौन-सा बर्ड हो सकता है? तो ये ऐसा घोंसला कौवे का होता है, ठीक है? सो कौवा। नेक्स्ट देखिए बगीचे की झाड़ी में, ये किससे बना हुआ? घास, पत्तियाँ। इसमें घोंसला खाली था या नहीं? सो नहीं। और ये किसका है? बुलबुल का। नेक्स्ट देखिए पेड़ की ऊँची शाखा पर, ये बना हुआ है टहनियाँ और मिट्टी से।
खाली था या नहीं? नहीं। इसमें कौन-सा वर्ड था? मैना लिखना है। विभिन्न पक्षियों के घोंसले के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए और उसमें आप चाहे तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि विभिन्न पक्षियों मतलब डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के जो घोंसले होते हैं, वो घोंसलों के संबंध में आपको एक प्रस्तुति तैयार करनी है और उसमें आप चाहे तो उनके चित्र मतलब इमेजेस, पिक्चर्स लगा सकते हैं और थोड़ी रोचक जानकारी भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जैसे एक बर्ड ले लेते हैं यहाँ पर गौरैया, स्पैरो, ठीक है? सो घोंसला कहाँ बनाते हैं? घर की छत, रोशनदान या पेड़ों पर। सामग्री क्या लगती है? सूखी घास, तिनके या फिर धागे। रोचक तथ्य क्या है? इंसानों के घर के पास रहना पसंद करती है और इस तरीके से आप गौरैया का पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक? अब नेक्स्ट देखते हैं कबूतर, पिजन। तो ये घोंसला कहाँ बनाते हैं? इमारतों के कोने, बालकनी में बनाते हैं। सामग्री क्या लगती है? टहनियाँ, पत्ते लगते हैं। रोचक तथ्य क्या है? बहुत साधारण घोंसला बनाता है और इस तरीके से कबूतर का पिक्चर लगा देंगे। नेक्स्ट कौवा, ठीक है, क्रो। सो घोंसला कहाँ बनता है? ऊंचे पेड़ों पर। सामग्री लगती है मजबूत टहनियाँ और तार। रोचक तथ्य क्या है इसका? बहुत बुद्धिमान पक्षी माना जाता है और कौवे का पिक्चर लगा देंगे। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? बया का लिख सकते हैं आप, मैना का लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं मल्हार। इसमें बोला है जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आप जानते ही हैं कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग के नाम पर है। आपकी 8th स्टैंडर्ड की बुक का नाम मल्हार है ना? सो ये भी इसी राग के नाम पर है, ठीक है, मल्हार। अब इसमें आपको बोला है नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से राग मल्हार को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। सो आप इन लिंक्स के थ्रू ये जो मल्हार है ना इसे सुन सकते हैं, ठीक है? सो ये ट्राई कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं हास्य व्यंग। छोड़ो जी, चूहों को तो नहीं निकाल पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा है कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बात को व्यंग करना कहते हैं। व्यंग का अर्थ होता है हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना, ठीक है? सो व्यंग में बात को सीधे न कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है ताकि उसमें चुटकुलापन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग में हास्य भी छिपा होता है। सो व्यंग में बात को सीधे नहीं कहते, उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहते हैं ताकि उसमें मतलब कुछ फन क्रिएट हो, इसीलिए वो किया जाता है। अब इसमें क प्रश्न है, आपको इस कहानी में कौन-कौन से वाक्य पढ़कर हँसी आई? उन वाक्य को चुनकर लिखिए। तो इस चैप्टर में काफ़ी सारे वाक्य हैं जिन्हें पढ़कर ना हँसी आती है। तो आपको जिन वाक्य को पढ़कर हँसी आई आप वो लिखेंगे। यहाँ पर कुछ सैंपल सेंटेंस लिख लेते हैं जैसे कि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? इस सेंटेंस को पढ़कर हँसी आती है। छोड़ो जी, चूहों को तो नहीं निकाल पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। देन इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। चलो 2-3 के तो निकल गए, अब बाकी 2000 भी निकल जाएँगे। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, इन्हें रीड करने के बाद थोड़ी हँसी आती है, ठीक है? तो ये व्यंग से कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चुने हुए वाक्यों में से कौन-कौन से वाक्य व्यंग कहे जा सकते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। अब जितने वाक्य हमने यहाँ पर देखे थे, उनमें से ज़्यादा मतलब व्यंग वाले वाक्य बताने हैं। तो देखिए एक था, छोड़ो जी, चूहों को तो नहीं निकाल पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे और तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं। नेक्स्ट, चलो 2-3 के तो निकल गए, अब बाकी 2000 भी निकल जाएँगे। तो ये वाक्य सीधे ना कहकर चुटकी लेते हुए मतलब व्यंग में बोले गए हैं, इसलिए इनमें हास्य है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट है आज की पहेली। इसमें बोला है नीचे दी गई चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक पहुँचाइए। ओके, तो आपको यहाँ पे बिल्ली दिख रही है और चूहा, तो बिल्ली को कहाँ पहुँचाना है हमें? चूहे तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएँगे? यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सो ऐसे जाएँगे, जहाँ-जहाँ पे ये जा रहा है ना, ओके, सो यहाँ से ऐसे टर्न होना होगा, देन इस रास्ते से जाएँगे, ओके, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, देन और ये पहुँच गए
चूहे के पास, ठीक है? सो इस रास्ते से बिल्ली चूहे के पास पहुँचेगी। नेक्स्ट है झरोके से, इसमें बोला है, 2 गौरैया कहानी में आपने पढ़ा कि 2 गौरैया लेखक के घर में बिन बुलाए अतिथि की तरह आ जाती हैं। पिछले कई वर्षों से गाँव नगरों में इन नन्ही चिड़ियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। मतलब जो स्पैरो ये जो गौरैया है ना, उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं गाँव में, ठीक है? सो इसलिए और नगरों में भी। सो इसलिए भारत सरकार ने फिर इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस घोषित किया है। तो अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि विश्व गौरैया दिवस पर प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेख का एक अंश दिया गया है, सो इसे पढ़ना है। चलिए रीड करते हैं। कभी बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं है, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुर्वी और उर्दू में चिड़िया जैसे कई नामों से जानी जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही है। उनकी महत्ता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही है, मतलब गायब हो रही है। इस गिरावट के कई कारण हैं। सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा हुए हैं जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर है। शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसले के स्थान भी छीन लिए हैं और आधुनिक इमारतों में वे स्थान नहीं होते जहां गौरैया घोंसला बना सके, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए जगह कम हो गई है। मतलब उनका फूड कम हुआ और दूसरा कि घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं रही है, ठीक है? तो ये रीजन है जिनकी वजह से गौरैया जो है वो कम हो गई है। साभार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। सारी समझ इसमें बोला है, नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग कर इस लेख को पूरा पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। सो ये आपको करना है। अब आगे है पढ़ने के लिए मित्र लाभ। इसे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।